नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बढ़ते हुए इकोनॉमिक चैलेंजेस और उनका मुकाबला किस तरह से करना है। बात यह है कि बीच में एक पॉज आया 2 हफ्ते के लिए। ज़ाहिर बात है तमाम माशी तज्ज़िये बंद हो गए और हमारी तवक्कुआत भी यही है कि आगे जाकर मईशत बेहतर हो। लेकिन जो बढ़ते हुए माशी चैलेंजेस, IMF की आगे आने वाली किस्त, उसमें भी टाइम अब कम रह गया है और उसमें लाजिम और मलजूम चीज़ें, बहुत सी शराइत, उनको मुकम्मल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि IMF के एजेंडे में मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। हमने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक बना ली है, उस पर वर्क करने की भरपूर तैयारी है। लेकिन IMF की विश लिस्ट है, हमारी कंप्लायंस लिस्ट है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आज़ाद जदीद मईशत के उसूलों के मुताबिक चलना पड़ेगा। रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अभी से ही ताजे सनतकार बिरादरी में हल्की फुल्की सी मौसीकी हो रही है कि जनाब अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, क्योंकि मजबूरी ये है कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर हमारे ताजे सनतकार इस थोड़े से वक्त के अंदर जो उनको कुशन के तौर पे दिया गया है कोई कारकर्दगी न दिखा पाए, तो फिर जाहिर बात है हमारे यहाँ ये भी ज़रूरी होगा कि IMF की शराइत को माना जाए और उसके लिए जो माजी में कुर्बानियाँ दी गई वो नहीं की जाएँ। मतलब IMF की जो शराइत को ना मानने की जो कुर्बानियाँ थी, जैसे आपको पता होगा कि PTI की हुकूमत ने जाने से पहले IMF के साथ किए हुए मुआहदे पर अमल करना छोड़ दिया और कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मईशत का आज ये हाल हुआ है। सिर्फ उनकी हरकत की वजह से नहीं हुआ, हरकत तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन PTI वालों ने जो जाते जाते हरकत की उनका बहुत ज़्यादा असर जो है वो रोनुमा हुआ, वो हमने देख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये है कि अब वो हरकत दोहरा नहीं सकते। नहीं समझे आप? देखिए, PTI वालों ने IMF की बातें ना मान के मुआहदे पे दस्तखत करने के बावजूद उल्टी हरकतें करके IMF के साथ हमारे मामलात बेड़ा गर्क किए PTI वालों ने। दोबारा PTI वाले कह रहा हूँ क्योंकि PTI वाले कभी कभार क्या करते हैं कि क्लिप को काटते हैं और अपने मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई, मैं खिलाफ किसी के भी नहीं हूँ, मुझे PTI, नॉन लीग, पीपल पार्टी किसी के भी मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी क्लिप को बीच में से तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश करने का काम, और ये भी कुछ चैनलों के प्रोड्यूसरों को दिया गया है। जो गैर चैनल के प्रोड्यूसर हैं वो ये क्या कर रहे हैं कि क्लिपों में से कुछ काट के चला रहे हैं। चलो भाई, मर्जी है, मैं अब नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन नहीं किया तो ना, देखें किया तो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो अपनी टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना। हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि IMF के साथ जो मामलात खरा, अब ये हुकूमत, निगरान हुकूमत, अब ये इस गलती के मुर्तकिब ना हो भाई, प्लीज आप लोग ये हरकत नहीं करना। जो आपने उनके साथ सेटल किया है, जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया, उस पर मनोअन अमल करो। आप बुरा लगे अच्छा लगे, है ना? नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। बात यह है कि देखो, माजी के अंदर ऐसे हुआ, मायदा किया, शराइत पूरी नहीं की, मायदा किया, जो अमल दरामद का प्रोग्राम तय किया उसके उल्टे हुए चले गए। अब IMF के साथ जो मामला तय किए, अब हो गया ना, एक मॉनेटरी पॉलिसी आपने अनाउंस कर दी, एक आपने जनाब फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी डिवाइस कर ली, लेकिन अब आपको ये समझना है कि जो IMF ने अब जो शराइत दी है उन पर अमल दरामद शुरू कर दो ताकि अगली किस्त टाइम पर मिल जाए। उन शराइत में बहुत सारी शराइत शामिल हैं, कुछ मुल्क की सियासत और जमहूरियत से मुंसलिक हैं, उनके बारे में बात नहीं करता, मेरा मौजू नहीं है मौजू। जो मईशत के मुताबिक है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी आज़ाद जदीद मईशत के उसूल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में भी अपनाने पड़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में भी अपनाने पड़ेंगे, ट्रेड पॉलिसी में भी अपनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी अपनाने पड़ेंगे। यस, ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी और फिर फिस्कल पॉलिसी में भी अपनाने पड़ेंगे, यानी कि मुल्क के जो अखराजात हैं और मुल्क की जो आमदन है उसमें भी अपनाने पड़ेंगे। अच्छा लगे बुरा लगे, सारे एस्पेक्ट मैंने कवर कर दिए। फॉरेक्स, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सब मैंने बता दिया अभी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ओ यस, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसी फिस्कल पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी शामिल है। और जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वहां पे भाईजान प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल है। हाँ, वहां पे डिस्कोस को किस तरह से मैनेज करना और पावर और एनर्जी सेक्टर की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी शामिल हैं। पढ़ा लिखा प्रोग्राम हो रहा है आज, बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का। बात यह कि अब ये सारे रिफॉर्म्स करने, बड़ी लिस्ट है लंबी, उनके फरमाइशी प्रोग्राम काफी लंबा भाई। वो बोल रहे हैं जहां जहां जिधर जिधर आपकी इकोनॉमी ब्लीड कर रही है उस ब्लीडिंग को रोको।
ठीक है। फिर उसके अंदर जाहिर बात है जब फिस्कल पॉलिसी की बात करो फिर वहां पे सब्सिडीज की बात भी होगी, सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ेगी, और अगर सब्सिडीज देनी है तो इसमें भी आईएमएफ बता चुकी है कि वो टारगेटेड होंगी और गरीबों के फायदे के लिए होंगी भाई। अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ेगी। टारगेटेड सब्सिडीज गरीबों को दी जा सकती हैं पर अमीरों को दी जाने वाली सब्सिडीज नहीं। अब अमीर बोलते हैं नहीं हमारा मामला सेट रखो भाई, हैं पेट्रोलियम के नर्ख बढ़े, कोई ताजे सनतकार बिरादरी ने कुछ कहा, सब चुप। क्यों भाई, आप कुछ बोलें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, आप अपना जाविया तो पेश करें। कोई अपना जाविया तक नहीं दे रहा, कोई अपना जाविया नहीं दे रहा। एनर्जी प्राइसेस अभी दोबारा से रीएडजस्ट हो जाती हैं, फिर क्या होगा, ये फिर खामोश हो जाएंगे। गैस की प्राइसेस पे ये चीखो पुकार शुरू कर देंगे, देख लेना, मैं 100% आपको देता हूं साइन करके कि गैस और बढ़ेगी बढ़ेगी। ताजे सनतकार कितनी खुशियां मना लें, गैस की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो। फिर आप देख लेना चीखो पुकार इधर उधर से आएगी इनकी कि गैस की कीमतें क्यों बढ़ा दी, अपने टैरिफ के हिसाब से। कौम को नहीं, कौम का कोई नहीं, कौम कहते कौम के गैस बंद कर दो, आपका चूल्हा जलेगा तो हमारा चूल्हा जलेगा, तो इसका चूल्हा जलेगा तो उसका चूल्हा जलेगा। भाईजान आपका चूल्हा वूल्हा क्या जलेगा, आप लोगों की तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चूल्हा क्या जलेगा आपका, आप तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। एक बात कर रहा हूं मैं, या इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, कुछ इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं इसको, सही है। गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा। और आपको पता ही कितना खतरनाक है सिलेंडर भरवाना, ये जो ताजे सनतकार कहते हैं सिलेंडर, इंडिया में लोग सिलेंडर यूज करते हैं। ओ भाई सिलेंडर भरना और डीकैंटिंग कितना खतरनाक है पता है ये। अभी आज आपके मुल्क के अंदर इतना ज्यादा नहीं हो रहा, जिस दिन होना शुरू हो गया, जितने हम लोग वो है ना क्या बोलते हैं कैजुअल, हमारी कौम बहुत कैजुअल है, कोई प्रिकॉशन कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते। या आप जो बोल रहे हो ना सिलेंडर सिलेंडर, अब जगह जगह लोग, और सुनो ये क्या हरकत कर रहे हो, इनएफिशिएंट तरीका ये, सिलेंडर को बाइक पे उठाया हुआ जा रहे हैं, पेट्रोल जाया कर रहे हैं, सुजुकियों में सिलेंडर आ रहे हैं। इलाकों में गए हो कभी, इनको क्या पता है इलाकों में क्या दुनिया है, ये कभी अपने महलों से बाहर ही नहीं निकलते, इनको क्या पता है इलाकों की क्या कैफियत है। सिलेंडर सुजुकियों में जा रहे होते हैं, खुले इलाकों में दुकानों के अंदर सिलेंडर भराई का काम हो रहा है, नहीं पता क्या किसी को। और ये सारे सिलेंडर सिक्योर भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, हैं ये ग्रेडेड कोई नहीं, कुछ पतली चादर के बने हुए भी हैं, मैंने देखे, वो खुद बोल रहा होता है कि मैं बेच रहा हूं। कितने ही प्रोग्राम हुए इस सिलसिले के अंदर। इट्स नॉट सेफ, हु इज सेइंग दैट इट इज सेफ। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी भाई, क्या बात कर रहे हो। नेचुरल गैस इस मुल्क का बहुत बड़ा एसेट रहा है, आपने मैनेजमेंट सही नहीं की, आपकी गलती है। बाकी ज्यादातर गैस जो है वो अब सिंध से निकल रही है, मैं बता दूं, मेजॉरिटी गैस जो मुल्क के अंदर निकलती है वो सिंध से निकलती है। खैर फिर मैं जाऊंगा, लोग बोलेंगे ये क्या बात शुरू कर दी। मैं जो बात कर रहा हूं सुपर हिट हो रही है, क्योंकि सच बोल रहा हूं, और जो सच बोल रहा है वही सुपर हिट हो रहा है। तो पर ले दे के 2-4 लोग ही बच गए। नहीं गलत बोल रहा हूं, नहीं जो सच बोल रहा है वही सुपर हिट जा रहा है। लोग बोल रहे हैं क्यों देख रहे हैं, इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, इसकी जुबान भी काली है, कड़वी बातें करता है, फिर भी लोग सुन रहे हैं। वाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। क्या ये फैक्ट नहीं है? आपका ताजिर सनतकार आके ब्लेटेंटली बोल देता है कि जी वो सिलेंडरों से गैस भर दो। आप उनसे ये पूछें, ताजिर सनतकारों से ये पूछें कि आप मार्केट गए, कल मैंने जो बातें की क्या फैक्ट नहीं है? कॉमन मैन को प्रायोरिटी बनाओ भाई, फिर आपकी तिजारत तो सनत चलेगी, क्योंकि कॉमन मैन आपका क्लाइंट है। यह आम आदमी जो है, ये जो आम आदमी होता है, सड़कों पर घूमता है, बाइक और बस की सवारी करता है, ये आम आदमी जो है ये आपका कस्टमर है ना। कल जो लोग बोल रहे थे, आपने सुना होगा, बड़ी बात हो रही टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान 5वीं सबसे बड़ी मार्केट बन गई अब दुनिया की, पॉपुलेशन वाइज, क्योंकि हम 5वीं सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क हैं। तो ये जो क्लाइंट और कस्टमर है कौन है? ये मैं हूं, है ना, ये एजाज है, ये चिंटू है, ये जावेद है, ये कौन है? ये कॉमन सिटीजन है जो कि परचेज करेगा, प्रोक्योर करेगा, यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी चलेगी। यह आपका कितना बड़ा एसेट है, यह आपका ह्यूमन एसेट है, जिसको आप 25 करोड़ की आबादी को, जिसको आप हो सकता है 30 हो गई हो, मुझे नहीं पता, जिसको आप लायबिलिटी समझते हो, यही आपका एसेट है। अभी इतना अरसा जो आपका मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, यह पॉपुलेशन की वजह से कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कर रहा है। खैर यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये आईएमएफ की विश लिस्ट के बारे में बात करेंगे भाई।
उसकी कंप्लायंस बहुत जरूरी है। ताजिर सनतकार अब इस पे आ गए हैं कि IMF की विश लिस्ट पे वर्किंग शुरू करो, कहीं वो गलती ना हो जो माजी में PTI वाले कर चुके हैं। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सनतकार ताजिर बिरादरी के अंदर बड़े मुतहरिक और जिसे आप कहते हैं गरजदार आवाज़ रखते हैं। बात कुछ ऐसी है कि अब मईशत के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इनके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। वेलकम करता हूँ आप। थैंक यू। प्रॉब्लम ये है राशिद साहब के एक तरफ पाकिस्तान की इकनॉमिक स्ट्रेटजी है जिसको हर शख्स ने अप्रिशिएट किया है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने वक्त की ज़रूरत थी वो स्टेप्स लिए, और ज़ाहिर बात है उसके अंदर हर आदमी उनके साथ यूनाइटेड खड़ा हुआ है। ताजिर सनतकार बिरादरी भी यूनाइटेड खड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चैप्टर है जिसकी तरफ अब ताजिर सनतकार बिरादरी की तवज्जो मबजूल हुई है, वो है IMF की विश लिस्ट। जो टिक 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 टाइम पास हो रहा है, IMF कह रहा है कि साहब आप अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन हमारे जो पॉइंट्स हैं इन पे वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे पूछा, अब इन शॉर्ट आपको बताऊंगा, तमहीद में बता चुका हूं। उन्होंने कहा साहब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इन कंप्लायंस होनी चाहिए आज़ाद जदीद मईशत के, आपकी फॉरेक्स पॉलिसी इन कंप्लायंस होनी चाहिए आज़ाद जदीद मईशत की, आपकी फिस्कल पॉलिसी यानी आपके अखराजात और आपके टैक्स वसूल करने का जो तरीका है वो इन कंप्लायंस होना चाहिए फ्री मार्केट इकॉनमी के। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी भी पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर एक्सपोर्ट की आपको इजाज़त दी है, खुला खाता दिया है, तो इम्पोर्ट आप बंद नहीं कर सकते। तो आपकी बहुत सारी जो शराइत हैं, अब देखें माजी के अंदर PTI की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट की लेकिन डाइवर्ज कर गए। सही किया गलत किया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर उन्होंने हमें बहुत लटकाया तड़पाया। अब मेरे ख्याल से डाइवर्ज करने की गुंजाइश नहीं है। तो आपके ख्याल से क्या अमल दरामद इस विश लिस्ट पे हो पाएगा और कितनी जल्दी होना चाहिए ताकि ये 60 दिन के बाद या फिर तलवार हमारे सर पे ना लटके? क्या कहते हैं? देखिए, नंबर 1 तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि IMF की अपनी ज़ाती कोई विश लिस्ट नहीं होती। इनकी पूरी विश लिस्ट डिपेंड होती है कि जब वो आपके साथ बैठते हैं और जब प्रोग्राम लेके आते हैं, जब आपके लोग उनके साथ बैठते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या प्लान है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप टैक्सेस को कैसे अहदाफ पूरा करेंगे और हमारी पेमेंटों का कैसे हमारी पेमेंटों करेंगे। तो जो हमारे लोग होते हैं वो उनको ये प्रोग्राम देते हैं कि जी ठीक है, हम एक्सपोर्ट के ऊपर ये कर देंगे, हम इंपोर्ट पे ये कर देंगे, हम टैक्सेस इतने बढ़ा देंगे, हम एक्स ये कर देंगे, हम बिजली के टैरिफ बढ़ा देंगे, हम गैस के बिल बढ़ा देंगे, हम पानी के बिल बढ़ा देंगे। ये हम कहते हैं, ये हम उनको कहते हैं। और जब हम उनको कहते हैं तो वो फिर उसके हिसाब से उसको मॉनिटर करते हैं कि जी आपने कहा था आप इतना टैक्स बढ़ाएंगे, आपने टैक्स नहीं बढ़ाया, आपने कहा था हम इतना इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ाएंगे, आपने इलेक्ट्रिक का। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमको एक ऐसा प्लान दें कि अगर आप हमको पैसा ले रहे हैं तो आप हमारे लोन की रीपेमेंट कैसे करेंगे। देखिए, IMF क्या है कि जैसे मेरा एक बैंक है और मैं अपने बैंकर के पास जाता हूँ तो मेरा बैंकर सबसे पहले पूछता है, यार ठीक है तुम पैसे ले रहे हो, पैसे वापस कैसे करोगे, तुम्हारी आमदनी क्या है, तुम्हारे खराजात कैसे हैं। उसी तरह से IMF पूछता है। अच्छा, हम IMF को पिछली 4-5 गवर्नमेंट जितनी भी थी वो सारी की सारी डिश करती चली आ गई हैं। उसका रीज़न ये है कि आज तक हमारी पिछली 3-4 गवर्नमेंट में से कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जिसके अंदर जो वज़ीर ख़जाना था वो इकनॉमिस्ट होता। ठीक है, तो जब भी कोई हुकूमत आई है तो वो पॉलिटिकल बेस के ऊपर जिसको भी वज़ीर ख़जाना लेके आते हैं वो अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को और अपने किसी ऐसे बंदे को लेके आते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कभी भी काम नहीं होता इकनॉमी को रिवाइवल। ये आपको जो इकनॉमिस्ट होता है ना वो आपको बताता है कि आपके खर्चे क्या हैं, आपकी आमदनी कैसी है, आप अपने खर्चों को कैसे कम करेंगे, आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके बाद आपकी एक इकोनॉमिक सिचुएशन निकल के आती है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका एक काम होता है कि जो आपके पास पैसा आ रहा है उस पैसे को स्मार्टली वो कैसे मैनेज कर लें। लेकिन उस पैसे को जनरेट करना, उस पैसे को बढ़ाना, उस आमदनी को बढ़ाना वो उसका काम नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान की एक अच्छी मईशत की बहाली के लिए आपने बात अभी वो कही कि जनरल आसिम मुनीर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा
काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। वो FCIS लेके आए हैं, वो भारत से ग्रीन funding लेके आ पाकिस्तान रहे हैं। है, माइंस एंड और वो- मिनरल डेवलपमेंट है। वो पर्सनल लेवल के ऊपर या। उनको पाकिस्तान, क्योंकि उनको पाकिस्तान का दर्द है, उनको पाकिस्तान के दुख है, और उनके पास उन्होंने पाकिस्तान की तमाम डायनामिक्स को अपने सामने मद्देनजर रखते हुए एक प्लान बनाया और उस प्लान के अंदर उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया, बिठाया, सब कुछ कराया। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात कहूँ कि अभी भी एक बहुत बड़ा गैप बाकी है और वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2 रेवोल्यूशन आएंगे तो पाकिस्तान बेस्ट होगा। एक आएगा जुडिशनल रेवोल्यूशन और दूसरा रेवोल्यूशन आएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी। अगर आपने इकोनॉमी को बेहतर करना है, क्योंकि आप 25 करोड़ की आवाम है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें थी। एक के ऊपर तो जनरल आसिम मुनीर ने अल्टीमेट काम कर लिया, वो है ज़राअत। ज़राअत के शोबे में जो उन्होंने काम करा है, जो एडवांसमेंट करी है, जो स्मार्ट वो लेके आए, वो शायद मेरे ख्याल से चीज़ें शायद पूरी दुनिया में मैंने कभी अभी तक ना देखी ना सुनी है। बल्कि मैंने सुना है कि जब चाइनीज़ आए और उन्होंने देखा कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, इस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा इसके ऊपर है। अब दूसरा उनको काम करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और जो मैंने सुना है कि शायद वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ छोटे छोटे इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। और अगर वो इसके ऊपर भी काम करने के ऊपर गामदर हो गए तो मैं समझता हूं कि हमने ऑलरेडी, जैसे मैं आपके पिछले प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि हमने कोई ऐसा कदम नहीं रखा है जिसके बेसिस के ऊपर हम कहें कि हमारा आने वाला वक्त अच्छा होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि शायद हमने ऐसे कदम एक उठा लिए हैं, हमने ऐसे उसके ऊपर हम चल निकले हैं कि रोड मैप के ऊपर, जिसके ऊपर आने वाला पाकिस्तान जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। ये बड़ा अच्छा प्लान और प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है जो कि उन्होंने डेवलप की है। SFC हो गई, उसके अलावा ग्रीन पाकिस्तान, मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट, इसके अलावा चौथा नुक्ता एंटी स्मगलिंग, एंटी करप्शन, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्किंग आपने देखा होगा शुरू हो गई। लेकिन अब इसकी कंटिन्यूटी रखनी है। प्रॉब्लम ये है कि यू एंड आई बोथ नो कि जो वेस्ट है वहाँ पर बड़ा प्रेशर है। पहले हम लाडले थे, हम स्याह करते, सफ़ेद करते, सब चल जाता था। हम डीज़ल को सस्ता रखते, पेट्रोल को महंगा रखते, कोई पूछता ना। अब उनकी तरफ से एक और प्रेशर है कि आप अपने मुल्क की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली चलाएं। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वील हैव टू गो इन फॉर इलेक्शंस इफ़ नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स इन। हमारा एम ये होना चाहिए कि ये जब इतनी खूबसूरत पॉलिसी बनी है, ये स्ट्रेटजी बनी, ये कंटिन्यू करें। कंटिन्यूटी के लिए कोई सुपरा बॉडी बना दें या कंटिन्यूटी के लिए कोई ऐसा कंसेंसस पैदा कर दें। जैसे IMF भी आई है, वो गवर्नमेंट ऑपोजिशन सबसे मिली है, बोला अब ये जो शराइत आपने हमारे साथ तय की उन पर अमल करना पड़ेगा, तो सब ने कहा हाँ करेंगे। तो कर सकते हैं कोई कंटिन्यूटी लॉन्ग टर्म इसकी, ताकि रहे। क्या कहते हैं आप? देखिए, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी तो जब तक आपके यहाँ नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं आएगी, जब तक आपके जो सेंटिमेंट्स हैं पॉलिटिकली वो पॉजिटिव नहीं होंगे, तो आपकी एक अच्छी इकोनॉमी ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे हम IMF के ताबे आ जाते हैं, लेकिन हम बहुत सारे काम ऐसे भी कर सकते हैं जिसके अंदर हमको IMF की शायद इतनी ज़रूरत ना भी पड़े। ठीक है, हम अगर अपने ज़राअत के शोबे में काम कर लेते हैं, अगर हम ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, अगर हम अपने टूरिज़्म के ऊपर काम कर लेते हैं, हमारा जो टूरिज़्म है वो ऐसा है कि दुनिया का बेस्ट टूरिज़्म हमारा टूरिज़्म हो सकता है अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें और अगर हम उसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। देखिए, IMF को, मैंने आपको कहा ना कि IMF को कोई सरोकार नहीं है पॉलिटिकल उससे स्टेबिलिटी से। IMF को कोई सरोकार नहीं है कि आपकी जमहूरियत होनी नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ एक सरोकार है कि जो आप हमारे पैसे ले रहे हैं वो आप हमारे पैसों को रिटर्न कैसे करेंगे। आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे अपने लिए ज़रूरी है, हमारी एक अच्छी मईशत के लिए, एक अच्छे बिजनेस के लिए, हमारे सर्टेनिटी हर किस्म की, चाहे वो डॉलर के रेट की सर्टेनिटी हो, मुल्क की बेहतरी के लिए बात हो रही है, जाहिर बात है, सूद के रेट की सर्टेनिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं वो एक पैकेज बनता है, तो एक अच्छी मईशत। आप आए, आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, इंसान को काम करके, मेहनत करके, काविश करके आगे बढ़ना चाहिए, जाहिर बात है। और आपने ये भी कहा था कि एवरीवन इज़ नॉट बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। मुझे आज भी याद है आपने बताया था। आज एक आम आदमी देख रहा प्रोग्राम, और मैंने देखा है माजी के अंदर आप बड़े जज्बाती अंदाज के अंदर आम आदमी के लिए भी बात करते हैं। मैं अगले दिन गया रोटी लेने, कल भी मैंने प्रोग्राम में बताया, मैंने 100 रुपये दिए, उससे बोला 5 रोटियाँ दो, उसने कहा सर 25 रुपये और दे दीजिए बराए करम। 25 रुपये की एक रोटी, गरीब आदमी, आपका वर्कर, आपका मेहनत कश जो आपके पास फैक्ट्री में काम करता है, वो शख्स जो सड़क के ऊपर राह चलता शख्स है, उसके लिए ये एक्सपेंस है। पेट्रोल, लोगों को समझना है इसकी डायनेमिक्स क्या है।
सर 150 लीटर पेट्रोल आजकल लोग बाइकों में डलवाते हैं, गाड़ियों को छोड़ें। 50,000 रुपीज़ राउंड फिगर, एक इस्तेलान बोल रहा हूँ। हाउ विल पीपल अफोर्ड, हाउ विल अ कॉमन मैन सर्वाइव? इसके बारे में क्यों कोई नहीं सोच रहा? और अगर सोच रहे हैं तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल और बिजनेसमैन सोच रहे हैं, पूरी कम्युनिटी क्यों नहीं सोच रही? सारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं सोच रहे? वो क्यों सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ना बदले, ये ना बदले? मैं चाहता हूँ आप इस पर बात करें, खुल के बात करें, आवाम से बात करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो बेतहाशा ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे सनतकार हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चला रहे हैं, जो फ्री ऑफ मुखैयर हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। और फिर दूसरा क्या है कि देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज नहीं है, महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का चैलेंज है। आई एग्री। नंबर वन, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान में बेस पॉइंट ज़्यादा था, 12 या 13% था, तो वो सिंगल मल्टीप्लाई हुआ है तो 24% पे चला गया। वरना अदरवाइज जो दूसरे ममालिक हैं, अर्जेंटीना वगैरह में, वहाँ पे नहीं, अर्जेंटीना नहीं, मैं तो आपको बड़े वेस्टर्न कंट्रीज की बात बता रहा हूं, वहाँ पे मल्टीपल के हिसाब से, वहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। अगर वहाँ पे 1.5% सूद होता था तो आज 6% सूद हो गया, तो वहाँ 4 टाइम मल्टीप्लाई। अच्छा, ये हमारे बहुत कम लोग पाकिस्तान में समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट इस तरह से, जिस तरह इन्होंने समझाया कि एक्चुअली इसका ये इफेक्ट है कि कितने मल्टीपल्स हैं उसके, है ना, दूसरा कितने टाइम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे अमेरिका में 3 to 4 टाइम बढ़ गया, यूके के अंदर 3 to 4 टाइम बढ़ गया, एंड दैट्स अ बिग डील फॉर देम, बिग डील फॉर देम। और कमोडिटीज की चैलेंजेस पूरी दुनिया के अंदर हैं, पेट्रोल की प्राइसेस पूरी दुनिया में महंगी हो रही हैं। तो ये जितने चैलेंजेस हम वो कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा उसके अंदर अपने मुल्क को कभी गाली दे रहे होते हैं, अपने मुल्क को कर रहे होते हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क की प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया के अवाम परेशान है, पूरी दुनिया के अवाम पे चैलेंज है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना महंगाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ती जा रही है, और पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन आया हुआ है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आपने एक और सवाल उठा दिया। बात ये, अगर पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, जिसका माने ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव या नियर नेगेटिव हो, बिल्कुल ऐसी है। ऐसी सिचुएशन में आप बोलते हैं मैं टैक्स, आप कहते हैं आप टैक्स टारगेट रिवाइज करेंगे पॉजिटिव में। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा आप टैक्स रेवेन्यू टारगेट पाकिस्तान में कैसे दे सकते हैं, और बाहर वालों को भी कह सकते हैं कि हम ये करके देंगे, जबकि आपको पता है रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है, पॉसिबल, बिल्कुल आप बताएं। वो इसलिए पॉसिबल है कि अभी तक हमने जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो कहती हैं कि जी हम टैक्स रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। और आज भी पाकिस्तान में जितने टैक्स पेयर्स होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि शायद उसके आधे भी टैक्स पेयर्स नहीं है, बल्कि उसके क्वार्टर भी टैक्स पेयर्स नहीं है। तो आपको अपने टैक्स की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको टैक्स का जो नेटवर्क है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज से 25 साल पहले भी पाकिस्तान में, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, फिगर मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आज से 25 साल पहले भी अगर 1 लाख लोग टैक्स देते थे, तो आज शायद 1 लाख के बजाय 90,000 लोग टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ फाइलर और नॉन फाइलर है ना, इसका सिलसिले को एनी हाउ खत्म होना चाहिए। नहीं, तो ये ताजे सनतकारों ने बात की है ना कि एनआईसी जो है ये आपका सिंगल रिकग्निशन डॉक्यूमेंट है, हाँ, इसी को यूज करें। ताजे सनतकारों ने शायद यही बात की है चीफ साहब के सामने, अगर आपको अंदाजा हो। जी जी, उन्होंने कहा कि हमें इस हैसल में पड़ने की क्या जरूरत है कि हम बार बार जाएं और सब्सिक्वेंट फाइलिंग्स करें, रेपिटेटिव फाइलिंग्स करें, नील फाइलिंग्स करें, और डॉक्यूमेंट्स भरें, अंडरटेकिंग्स दें, जब हमारा एनआईसी आपके पास मौजूद है और हर चीज डेटाबेस से कनेक्टेड है, आप काट लो, हमें एतराज नहीं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे सनतकार मायूस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सनतकारों ने बहुत सारे पैसे अपनी सनतों से निकाल के बाहर इन्वेस्ट कर दिए, उन सब का रीज़न यही है कि आप जितना बर्डन होता है टैक्स का वो उन्हीं सनतकारों पे डाल देते हैं जो आपके ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क में आए हुए हैं। नहीं, लेकिन तो एक बंदा आया था ना, उसने टैक्स वालों को 50-50 हज़ार के ट्रांजैक्शंस के पीछे लगा दिया। अब वो भी तो नहीं किया जा सकता ना, नहीं, कि अब टैक्स वाला घूम रहा है, आपने 50,000 किया ट्रांजैक्शन। हम किसी एक बंदे की बात ना करें, मैं तो आपको एक ब्रॉड विजन में आपको बात बता रहा हूँ कि वो जो बंदा है आजकल बच्चों की सालगिरहों पर भी जाता है। हाँ, जब वो अपने ओहदे पर था वो बंदा, तो वो किसी का फोन भी नहीं उठाता था। अब टैक्स पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर वो बच्चों की सालगिरहों पर भी जाते हैं। एक वजीर खजाना भी थे साहब ऐसे, कि जो मतलब ये कि बच्चों से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये कि वो बच्चों की सालगिरहों पर भी जाकर आज लेक्चर दे रहे हैं। जब उनको टाइम मिला तो उन्होंने मईशत ठीक नहीं की, लेकिन अब उनके पास सारे सजेशन हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सरबरा काटी भी रहे हैं, इस वजह से तिजारती और सनती मामलात को बड़ी गहराई से ये जानते भी हैं, देखते भी हैं, और इन्होंने चंद एस्पेक्ट ऐसे डिस्कस किए जो पहले किसी ताजिर सनतकार ने किए नहीं। सर लेकिन ताजिर सनतकार बिरादरी वाले आपसे नाराज़ हो जाएंगे, उसकी वजह ये है कि आपने बयान तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बात ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। वैसे तो शायद उनको बहुत सौ को पता भी ना हो, लेकिन यह है कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है ये बात, इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कितने टाइम्स बढ़ा। और इसीलिए आपने अर्जेंटीना की मिसाल के बजाय डेवलप्ड वर्ल्ड की मिसाल दी और बताया कितने टाइम्स वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है। आई थिंक दैट्स अ मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ आई कम टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इट्स अ वेरी एसेंशियल एंड प्रेसिंग सब्जेक्ट। इशू ये है कि आप कहते हो, आपके ताजिर सनतकार आते हैं, कहते हैं $100 बिलियन एक्सपोर्ट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो देखना है। आप भी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट चलाते हैं। इशू ये कि डेफिनेटली एक हाई मार्जिन बिजनेस है, बट हाई जिसे आप कहें ह्यूमन इंटेंसिव बिजनेस भी है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बिजनेस भी है। इनको बताएं ये भी वैल्यू एडिशन करें। इनको किसने रोका ये वैल्यू एडिशन ना करें? कैसे करेंगे ये बताएं, किस तरह ला सकते हैं एक्सपोर्ट्स ये ज़्यादा? देखें, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि अगर हमको एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हमको अगर मुल्क की मीशत को बेस्ट करना है, बेहतर करना है, तो सबसे पहले तो हमको एक एक्सपोर्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी। जो आज के दिन तक पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, बल्कि ओनली 5 सेक्टर की पॉलिसी है। और 5 टेक्सटाइल को फेवर करने के लिए 5 सेक्टर के अंदर जो पॉलिसी आती है वो एपनवा आती है, उसके अंदर टेक्सटाइल आ जाती है, उसके अंदर लेदर गुड्स आ गई, उसके अंदर सर्जिकल आइटम्स वगैरह आ गए। और जो 5 सेक्टर पॉलिसी नहीं, धागा कपड़ा खालों से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। देखें, एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताऊं कि जो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है ना, उसके 2-3 रीजन थे। एक तो रीज़न ये था कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी मार्केट थी उसके अंदर बहुत बूम आया और आर्टिफिशियल प्राइसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गए। जो आपका ये जो अपने क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट आ गई। शेयर मार्केट के अंदर आपका बिजनेस डिक्लाइन है, आपकी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन है, आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, लेकिन शेयर मार्केट जो ऊपर जाती जा रही है। तो इंडस्ट्री के पैसे निकल के जो है वो प्रॉपर्टी में चले गए, इंडस्ट्री के पैसे निकल के शेयर मार्केट में चले गए, इंडस्ट्री के पैसे निकल के दुबई के अंदर लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली, इंडस्ट्री के पैसे निकाल के किसी ने $4-4 लाख में, $5-5 लाख में लोगों ने जो कनाडा की और दूसरे ममालिक की नेशनलिटी ले ली। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक थिंक टैंक बनाना चाहिए, और वो थिंक टैंक बनाने के बाद हमको इन तमाम चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आखिर वो कौन से ऐसे डायनेमिक्स हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है। हमारे अब जितने भी सनतकार हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने बेतहाशे पैसे बना के, एक्सपोर्टर्स ने भी, मैं खुद भी एक्सपोर्टर हूँ, बेतहाशे पैसे कमा के हमने बाहर प्रॉपर्टियाँ बना ली, हमने शेयर मार्केट में पैसे डाल दिए। और गवर्नमेंट से हम एक ऐसी गवर्नमेंट से जिस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, एक ऐसी गवर्नमेंट से जो ऑलरेडी गरीब है, हम उसका कहते नहीं जी आप हमको सब्सिडी देंगे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आप हमको बिजली सब्सिडी देंगे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आप हमको गैस सब्सिडी देंगे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आप हमको कम रेट में सूद देंगे तो हम आपको एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। मुझ समेत जितने एक्सपोर्टर हैं, सब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। और मैं आपके तवज्जो से गवर्नमेंट को कहूँगा कि जितने लोग हैं सबकी सब्सिडी को बंद कर दें, कोई सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपकी एक्सपोर्ट सिंगल पेनी भी कम नहीं होगी, नहीं होगी। आपको सिर्फ पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए और उन तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के बनानी चाहिए। उस स्टेक होल्डर के अंदर एक तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर होना चाहिए कि तमाम सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स होने चाहिए, उसके अंदर आपके 2-3 टॉप के इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, उनके अंदर आपके भले फोर्सेस के लोग भी हों, आपके पॉलिटिशियंस भी हों, वो सब मिलके एक उसके ऊपर बाकायदा डिबेट करें और वो देखें कि आखिर पिछले दिनों में वो क्या वजूहत रही जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी बदहाल हो गई, वो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई, वो क्या वजूहत हैं कि हमारा जो रुपया है वो इथियोपिया से और बांग्लादेश से और उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इन तमाम चीज़ों के बचना चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इसके बेस्ट मशवरा और इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ सनतकार दे सकते हैं, आपको सिर्फ एक्सपोर्टर्स दे सकते हैं, और विद द कंसेंट ऑफ जो इकोनॉमिस्ट आपके साथ बैठे होंगे, ताकि उनके अंदर क्या होगा, जो इकोनॉमिस्ट बैठे होंगे और जब हम उनको अपने मसाइल बताएंगे, जब हम उनको प्रॉब्लम बताएंगे और हम उनको उसका सॉल्यूशन बताएंगे और हम उनको अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे कि अगर आज मैं देखिए मेरा छोटा सा इदारा है पैकेजिंग का, मुझसे पहले पैकेजिंग एक्सपोर्ट के बारे में कोई तस्वुर भी नहीं करता था। अगर आज मैं 1.5 बिलियन रुपीज़ की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे जैसे 1000 पैकेजेस वाले बैठे हुए हैं, तो अगर ये सारे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आज टेक्सटाइल से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी सिर्फ पैकेजेस की हो जाएगी। लेकिन
मुझे उन तमाम मराद जो टेक्सटाइल वालों का उनमें से मुझे जो मराद हासिल हैं वो ज़ीरो हासिल हैं। तो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर मेरी एक्सपोर्ट हो रही है तो मेरे मुल्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आज कह दूं कि अगर आज गवर्नमेंट मुझे 2% सब्सिडी देती है और मैं कहूँ जी अगर आप मुझे सब्सिडी नहीं देंगे तो मैं अपनी मिल बंद कर दूंगा, तो वो ब्लैक मेलिंग है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप सब्सिडी बंद करें, कोई बंदा अपना बिजनेस बंद नहीं करेगा, जो बंद करेगा अपना नुकसान करेगा। लेकिन ये सब्सिडी सबको नाराज करने का ठेका लिया आज हमने, सबको नाराज करेंगे। हमने सब्सिडी दे दे के अपने मुल्क का सत्यानाश मार दिया। सब्सिडी देने से 24 करोड़ लोगों में से 24 लोग एंजॉय करते हैं और बाकी 24 करोड़ आवाम जो है वो उसको भुगतते हैं। तो इसका मतलब ये कि पावर सेक्टर और सिंगुलर टैरिफ की जो पॉलिसी है बुरी नहीं है, सबके ऊपर एक टैरिफ लागू, बिल्कुल एक टैरिफ होना चाहिए, इट्स ओके। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, और ये वन गो में कर लें, क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स वन गो में करना चाहिए, वन गो में कर लें, टाइम मिला कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो प्रेशर में आ जाती हैं। फिर कोई जाता कहता मेरे लिए कर दो, वो कहते हैं तुम्हारे लिए कर दिया, फिर कोई जाता कहता मेरे लिए कर दो। इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी है इसके अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं, अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं और तमाम वो लोग हैं जिनका के साथ गार्बेज नहीं है। तो ये अच्छी गवर्नमेंट लगेज गार्बेज मैं लगेज मतलब आपका कहने का मतलब ये कि एक्सेस लगेज नहीं है इनके पास और लोग मतलब रिलेटिवली नाम क्लियर है। अच्छा, ये साथ साथ में एक और चीज़ भी है, लेकिन इसमें मैं यही आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट वेदर वी लाइक इट और नॉट, पीपल आर अज्यूमिंग दैट थिंग्स विल हैपन एज दे वांट। अब आपको पता है, आपने अपनी गुफ्तगू में कह दिया खामोशी से और एहसन तरीके से, बात यह है कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द आउटकम ऑफ जजमेंट्स विल बी इन फेवर ऑफ समवन और द अदर। I can assure you the judgments will be in favor of justice. I can assure you of this. जैसे आपने हुकूमत के बारे में बात की, मेरे ख्याल से जुडिशरी भी बाएहतराम है और इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्वेश्चन करेगा उनकी क्रेडिबिलिटी को। वो बड़े रिलायबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं। I can assure you that they will have to go by the book and you know continuity will become a challenge. Why do we not make a council of common interests member or members from the general stakeholders so that there is a continuity, जहाँ पे आप इदारों से लेते हैं और लोगों को भी शामिल करते हैं, पार्लियामान से भी लोग शामिल करते हैं। यार स्टेक होल्डर टैक्स पेयर हो आप लोगों में से भी कुछ लोग वहाँ पर अगर मैंडेटरी मेंबर्स बन जाएं तो फिर ये है कि अच्छा हो जाए, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, असल में मसला ये है कि आज की तारीख में आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते और किसी एक के इम्प्रूवमेंट से आपका मुल्क भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। राइट नाउ एट दिस टाइम आपके मुल्क का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, आपका सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है, आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। इसको रिवाइव करने की आपके ख्याल से ज़रूरत है? तो इस सिस्टम को, पूरे कंप्लीट सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और मुल्क के अंदर एक आपको वाई पाकिस्तान लाने की ज़रूरत है। जी ठीक है जी। आपको वाई पाकिस्तान, बाई पाकिस्तान, बी पाकिस्तान, बेस्ट पाकिस्तान, आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक मार्केटिंग करने की जरूरत है। और लेकिन उन्होंने पाबंद कर दिया ना ना ना, वो पाबंदी का तो आपने बीच में जिक्र था बीच में, लेकिन हमारी डिस्कशन नहीं हो सकी। उन्होंने कहा साहब आप एक्सपोर्ट करो, दुनिया में जहां भेजना है जिधर भेजो, हम आपके ऊपर टैरिफ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने देते, कुछ नहीं लगने देते। दुनिया में WTO रजीम है, हम लेकिन WTO रजीम फिर आप पर भी लागू है, जिसके माने ये है कि आप इंपोर्ट बैरियर क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल ना करें। वो कहते हैं कि ये जो हमारी शिकायत है औरतों के मेकअप के ऊपर, वो कहते हैं साहब ये भी आपको मंगवाना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेर ना करें, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं कहते कि आप अपनी 100% इम्पोर्ट बंद कर दें और कभी नहीं कहते कि आप 100% इम्पोर्टेड हो जाएं। हमको दुनिया चेंज हो रही है और दुनिया के हमें खुद एफिशिएंट होना है, आप कह रहे हैं। हमको खुद एफिशिएंट होना है और हमको अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को डिक्लाइन करना है। अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाना अगर आपके बस में नहीं है ना, लेकिन अपने इंपोर्ट को डिक्लाइन करना आपके अपने बस में है। एक चीज फिर यहाँ पर बताइए। नहीं एक मिनट में आपको इससे पहले बोल जाऊँ, हमको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि हमको एक दो तीन बहुत अच्छी
प्रमोशन लानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको कहा वाई पाकिस्तान, देखिए हम जहनी गुलाम बन चुके हैं और हमारे एक ट्रेंड ये बन चुका है कि हमारे पास बाहर से कोई भी चीज़ है, हम कहते हैं यार ये चीज़ बहुत अच्छी होगी और हमारी चीज़ ख़राब होगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि हमारे पास दुनिया की इतनी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जो दुनिया की बेस्ट चीज़ें। हमारे पास चावल दुनिया के बेहतरीन चावल है, हमारे पास मैंगो दुनिया के बेहतरीन मैंगो है, हमारे पास कीनू दुनिया के बेहतरीन कीनू है, हमारी गंदम, हमारी चीनी, हमारे दूसरे जितने फल हैं, अनार, सेब, ये सब चीज़ें हमारे पास दुनिया की बेहतरीन है। टूरिज्म हमारे पास दुनिया का बेहतरीन है, पानी हमारे पास दुनिया का बेहतरीन है। लेकिन हमारा जहन ऐसा बन चुका है कि हम एक ऐसे मुल्क का पानी पी के प्राइड करते हैं जिस मुल्क के अंदर मीठा पानी ही नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है ना, हमारे पास ये मादनी और खुदनी तेल का प्रॉब्लम है, ये हमारे इंपोर्ट बिल का इतना बड़ा हिस्सा बन गया, इनको अवॉइड नहीं कर पा रहे। हमें अपना प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना है। देखें खुदनी तेल हम खुद यहाँ पे बना सकते हैं, हमारे पास 60% यूथ मौजूद है जो व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर वो है, तो हम यहाँ पे एडिबल ऑयल को बनाना चाहिए। हम अपना सफेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल मसूर नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको क्लैरिफाई भी कर देना कि इट इज पॉसिबल कि हम एडिबल ऑयल अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस कर लें। सिर्फ ऑलिव ऑयल की बात नहीं हो रही ये, और जो आपने दूसरे तेल की बात करी, ये तो खुदनी तेल की बात मादनी तेल की फॉसिल फ्यूल हम मादनी तेल की वजह से अपने टीबिल को बढ़ाते हैं। उसके लिए हमको 2-3 काम करने चाहिए। नंबर 1, जितनी भी ट्रेडर्स है, ट्रेड लोग हैं, वो चाहे जितना चीप तरह चलाते रहे, लेकिन मुल्क की बका के लिए, मुल्क की एक बेहतरीन पॉलिसी के लिए आपको डे लाइट सेविंग में जाना पड़ेगा। आपको शादी हॉल पे पाबंदी लगानी पड़ेगी कि शादियां 7 बजे शुरू होंगी, 9 बजे खत्म हो जाएंगी। आपको शादियों के लिए एक ट्रेंड दोबारा चलाना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोग दोपहर की शादी पे चले जाएं। एक आपको जरूर करना पड़ेगा कि जो आपकी मार्केटें हैं, आपकी जो मॉल्स हैं, ये भी आपकी डे लाइट सेविंग को करते हुए उनके अंदर भी कम से कम ऐसा टाइम इस्तेमाल करें। दिल मानता है 4 घंटे हम जो जाया करते हैं, बिल्कुल, और फिर ये 4 घंटे जो हम जाया कर रहे हैं 5 बजे से 9 बजे तक, मैं आपको अपना और सोल्यूशन दे दूं पहले। उसके बाद आपकी बेतहाशा ऐसी रोडें हैं जिनके ऊपर 5 मिनट का सफर होता है, लेकिन वो आपको 55 मिनट में तय होता है, और 55 मिनट वो जो आपका फ्यूल जलता है वो फ्यूल जलता है जिसका टी बिल आप आसमान पर ले आके अपने डॉलर का सत्यानाश मारते हैं, अपने डॉलर के और रुपये के तवाजुन का सत्यानाश मारते हैं। उसकी वजह से आपका रुपये जो है वो सस्ता होता है, डॉलर आपका महंगा होता है। जितना आपका डॉलर महंगा होता है उतना आपका, और ये वो सॉल्यूशंस हैं जो इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। IMF की कोई जरूरत नहीं है, उनमें किसी वर्ल्ड बैंक की कोई जरूरत नहीं है, किसी साइंसदान की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी साइंस बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और जो बात आपने बताई है ये डे लाइट सेविंग, मुझे नहीं पता क्या जिद है यहाँ पर, क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। आप 4 घंटे वैल्यूएबल टाइम के वेस्ट कर देते हैं सर। बिल्कुल, कराची जैसे शहर के अंदर यू कैन स्टार्ट वर्किंग एट 5 o'clock मेनी टाइम्स इन समर्स। अभी नहीं, मे बी अभी फजर जो है डेफिनेटली एन आवर आफ्टर है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप किसी भी शादी में जाएं और छोटे से छोटे शादी हॉल में चले जाएं, वो आपको शादी के ऊपर 8 बजे का टाइम लिखते हैं, 11 बजे खाना सर्व करते हैं, 12 बजे हॉल खाली करते हैं, 4 घंटा लगाते हैं। और जो छोटे से छोटा शादी हॉल होगा, और किसी शादी में आपका जाने का इत्तेफाक हो जाए तो आप गिनेगा जो छोटे से छोटा शादी हॉल होगा जिसके अंदर 250-300 लोगों की कैपेसिटी होगी, वहां पे 1000 से 1500 बल्ब जल रहे होते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी मैशत बर्बाद है, एक ऐसा मुल्क है जिसकी 24 करोड़ आवाम परेशान है, तो अगर ऐसे मुल्क में आप 4-4 घंटा 200-400 बल्ब जला के अगर आप पैसों को, लाइट को ज़ाया कर रहे हैं, अपने टी बिल्स को बढ़ा रहे हैं, अपने डॉलर को डेफिसिट को बढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के सूद को बढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के सूद के इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो हमको ऐसे स्टेप ज़रूर लेने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारा सर्वाइव मुश्किल होगा। बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर आ गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।